दोस्तों, मेरा नाम राघव गुप्ता है और आज मैं आपको एक ऐसा किस्सा सुनाने जा रहा हूँ। शायद ये सुनकर आप भी डर के मारे कांप जाएं। तो आइए जानते इस कहानी को और भी करीब से। कहते हैं कि दिसंबर की रात बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, लेकिन कोई भी इस बात से रूबरू नहीं है कि भले ही दिसंबर की रात ठंडी होती हो, लेकिन उसके साथ साथ वो कभी कभी इतनी खौफनाक बन जाती है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। मेरी जिंदगी के साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसका दावेदार सिर्फ और सिर्फ दिसंबर की रात है। और उस रात अगर मैं अपने घर से बाहर नहीं निकलता तो मैं अपने दिल में आज एक खौफ को बनाकर नहीं घूम रहा होता। तो हुआ कुछ ऐसा था कि उन दोनों मुझे अपने काम से छुट्टी मिली थी और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं सऊदी अरब में रहकर वहाँ पर ड्राइविंग का काम करता हूँ। वो क्या है कि बाहर की सिटी में हमें कुछ ज़्यादा ही रकम मिल जाती है, तो हम लोग बाहर जाकर ही काम करते थे। हमें जिन चीज़ों की आदत बाहर रहकर होती थी, तो वही चीज़ों की आदत यहाँ आकर भी पड़ जाती थी। खैर, ये जानते हो उस दिन मेरे साथ क्या हुआ था। रात में जब मैं अपने घर से बाहर निकला था तो मुझे किसी चीज़ के कटकट की आवाज़ आई थी और इस आवाज़ को सुनकर मैं चारों तरफ देखने लगा। लेकिन ताज्जुब की बात तो ये थी कि मुझे वहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। बस वहाँ चारों ओर गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था और ऊपर से मेरा घर एक सुनसान जगह पर था। तो वहाँ पर ऐसी आवाज़ों का आना एक आम बात है, लेकिन मैं पहले भी इतनी रात को कभी कभी उठ जाता था, मगर आज से पहले मैंने इन आवाज़ों को कभी महसूस ही नहीं किया था जो मुझे आज सुनाई दी थी। उसके बाद मुझे लगा कि शायद आवाज़ किसी झाड़ी के अंदर से आ रही है। वो क्या था कि जहाँ पर हमारा घर बना हुआ था उसी जगह के बगल में 7-8 झाड़ियाँ थी, तो उनमें से इन तरह की आवाज़ों का आना कोई बड़ी बात नहीं थी। मगर कुछ लोग ये भी कहते थे कि जब झाड़ियों के अंदर से इस तरीके की आवाज़ आती है तो उसका मतलब ये होता है कि वहाँ पर कोई अजीब और अनोखी शक्ति है जिसका सिर्फ हम एहसास कर सकते हैं, या फिर वो काली ताकत हमें अपने होने का एहसास करवाती है। उस वक्त तो मैं इस बात को सिर्फ अपने दिमाग का भ्रम समझता रहा और उसके बाद वापस से अपने घर की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन फिर किसी के भागने की आवाज़ आई। तभी मैंने देखा कि कोई आदमी था जो हमारे खेत वाले बगल के खेत में भाग रहा था। मुझे लगा कि पक्का ये कोई चोर डाकू है। उस वक्त मेरा दिमाग सटक गया था, तो मैंने भी ज़्यादा नहीं सोचा और खेतों के बीच में बनी हुई तारबंदी के ऊपर से छलांग लगा दी और उसके बाद उस आदमी के पीछे पीछे भागने लगा। तभी मैंने सोचा कि आज तो मैं इस चोर को पकड़ कर ही रहूँगा। मैं बिना कुछ सोचे समझे उस चोर के पीछे पीछे भागने लगा। दूसरे खेत में पहुंचने के कारण मुझे ये भी डर लग रहा था कि कहीं वो खेत वाले मुझे भला बुरा ना कहने लगे, क्योंकि उनकी फसल का नाश हो रहा था। और उस समय मैंने ज़्यादा नहीं सोचा और उस चोर के पीछे पीछे भागने लगा। कुछ दूर तक और भागने के बाद मुझे ऐसा लगा कि अब मैं बहुत ज़्यादा भाग लिया हूँ और मुझे वापस से अपने घर जाना चाहिए। उस चोर को जाने देता हूँ। यही सोचकर मैं पीछे पलटा तो मैंने देखा कि खेतों में भागते मैं अब काफ़ी दूर आ गया था और तो और अब मैं अपने घर का रास्ता तक भूल गया था। एक समय के लिए तो मेरा दिमाग ही चकरा गया, क्योंकि मेरा फ़ोन भी अब घर पर ही रह गया था। तो ऐसे में घर को फ़ोन करके मदद लेना भी मेरे लिए नामुमकिन सा हो गया था। फिर उसके बाद मैं वापस से उसी तरफ बढ़ा जिस तरफ हमारा खेत था, यानी कि जिस तरफ हमारा घर बना हुआ था, और मैं धीरे धीरे अपने घर की ओर बढ़ने लगा। कुछ देर तक तो ऐसा ही चलता रहा, लेकिन मेरी तो किस्मत ही खराब थी। काफ़ी देर तक चलने के बाद भी मैं अपने खेत के पास नहीं पहुंच पाया। ऐसा लग रहा था कि अब मैं रास्ता पूरी तरीके से भूल चुका हूं और शायद अब रात होने के कारण रास्ता भी भटक गया हूं। ऊपर से कड़कड़ाती ठंड जिसने मुझे बर्फ की तरह जमा रखा था। ठंड इतनी ज़्यादा थी कि मेरे हाथ पैर सुन्न पड़ चुके थे। मैं चाहकर भी अपने आप को तेज गति से नहीं चला पा रहा था। फिर उसके बाद मुझे अपने सामने की तरफ एक झोपड़ी नजर आने लगी। वो क्या था कि हमारे घर हमारे गांव से सटा हुआ था और हमारे घर के बाजू में 3 या 4 जोहड़ थे जिनके अंदर किसी का रहना नामुमकिन होता था, क्योंकि उस जगह जानवरों का काफ़ी ज़्यादा खौफ होता था। तो ऐसे में किसी इंसान का मौजूद होना मुमकिन नहीं था। और इसी बीच मुझे पता नहीं चला कि मैं हमारे बगल में पड़ने वाले जोहड़ के अंदर पहुंच गया हूँ, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा पसरा हुआ था। उस वक्त मैं थोड़ा डरा हुआ था, तो मैं हल्के हल्के कदमों के साथ वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगा। तभी एक बार फिर मुझे किसी के कदमों की आहट आई और मैं इस बार पूरी तरह से पक्का हो चुका था कि ये वही चोर है जो मुझे यहाँ तक लेकर आया था। और अब तो मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच गया, इसलिए मैं ज़ोर से चिल्लाते हुए बोला, अबे कौन है तू और यहाँ पर क्या कर रहा है?
मेरी इस आवाज को सुनते ही मुझे सामने से आवाज आई, मैं वही हूँ जो तुम्हें यहाँ तक लेकर आया हूँ और बहुत ही जल्द मैं तुझे खत्म भी कर दूंगा। इतना सुनते ही मेरा पारा और भी ज्यादा गर्म होने लगा। मैं एक बार फिर चीखते बोला, अगर तेरे अंदर हिम्मत है तो एक बार सामने तो आकर दिखा। बस मैंने इतना कहा ही था कि तभी मेरे सामने पेड़ की डाली एकदम से टूट गई और वो रास्ते पर गिर पड़ी। तो मेरा ध्यान भी उस पेड़ की डाली पर चला गया और जैसे मैंने उस पेड़ की डाली को देखा तो मैंने पाया कि कोई उस पेड़ की डाली के साथ कोई और भी नीचे गिरा था। एक पल के लिए तो मैं उसे देखने लगा, फिर मुझे लगा कि पेड़ की डाली के साथ जो इंसान नीचे गिरा था ये वही चोर था। और फिर जब मैं भागते उसके पास पहुंचा तो मेरे कदम एकदम से ही रुक गए। जब मैंने चांद की रोशनी में उसका चेहरा देखा तो ये मेरी जिंदगी का सबसे डरावना पल था और उस समय मैं इतना ज्यादा डर गया था कि मेरे कदम एकदम से पीछे हट गए। दरअसल उस शख्स का चेहरा कुचला हुआ था और उसके पैरों की आकृति पीछे की तरफ घूमी हुई थी। मैं समझ गया कि वो कोई इंसान नहीं था बल्कि एक भूत है। बस मैं इतना देखकर वापस से पलटकर भागने वाला था कि अचानक ही उसने मेरा गला पकड़ लिया और मुझे हवा में उठा दिया। मुझे लगा कि अब तो मैं पक्का मरूंगा, लेकिन फिर किसी तरह मैंने अपने आप को छुड़वाया और मैं वहीं नीचे गिर पड़ा। नीचे गिरते ही मैंने आओ देखा न ताओ वहां से भागने लगा और इस बार जिस तरफ मुझे रास्ता नजर आ रहा था मैं उसी तरफ भागा। दोस्तों, इस तरह की भयानक ठंड में वो भी अपनी जिंदगी पर खेलकर भागना कभी भी आसान नहीं होता। साला मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था। अपनी जी जान लगाकर भी मैं वहां से भाग नहीं पा रहा था। तभी मुझे अपने सामने की दिशा में एक छोटी सी झोपड़ी नजर आने लगी। ऐसा लग रहा था कि इस भयानक ठंड के अंदर कोई तो है जो मुझे सहायता कर सकता है। मैं ना चाहते हुए भी उस झोपड़ी के पास गया और जैसे मैं उस झोपड़ी के पास पहुंचा तो मैंने वहां जाकर किसी को आवाज देना शुरू कर दिया। पहले तो मेरे सामने से कोई आवाज नहीं आई और फिर मुझे ऐसा लगा कि शायद कोई तो है जो इस झोपड़ी के अंदर मौजूद है, क्योंकि झोपड़ी के अंदर किसी की आवाज आई थी, मानो वो चप्पल पहन रहा है। फिर मैं डर के मारे इधर उधर घूमता रहा। तभी उस झोपड़ी का पाल एकदम से खुल गया और जैसे मैंने झोपड़ी की तरफ देखा तो एक बूढ़ा आदमी नजर आया और उस बूढ़े आदमी को देखते ही मेरी सांस में सांस आई और उसके बाद मैं जल्दी से भागता हुआ उस बूढ़े आदमी के पास पहुंचा। उस बूढ़े आदमी के पास पहुंचते ही वो मुझे इस तरह भटकने का कारण पूछने लगा तो मैंने उसे सारी बात बताई। तभी उसने मुझे अंदर आने का इशारा किया जहां मुझे लग रहा था कि अब मैं जिंदा बच जाऊंगा। लेकिन वो कहते हैं ना, जब किस्मती खराब होती है तो आगे हमारे लिए नए नए गड्ढे खुद पे खुद खुदने लगते हैं। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हो रहा था। अभी जिस बला से मैं अपने पीछे छुड़वाकर यहाँ तक पहुंचा था उसी बला का एक बहरूपिया अभी झोपड़ी के अंदर मेरे सामने था। यानी कि जिस इंसान को मैं कोई नॉर्मल सदस्य समझ रहा था वास्तव में वो कोई नॉर्मल इंसान था ही नहीं बल्कि शैतानों की बस्ती का एक सदस्य था जिसको मैं पहचान नहीं पाया। उस वक्त किसी तरह मैं अपने आप को खामोश करके उस झोपड़ी के अंदर तो पहुंच गया था, लेकिन मन ही मन एक अजीब सा डर बना हुआ था। फिर उसके बाद उस बूढ़े आदमी ने मुझे एक हल्की सी आवाज में कहा, चलो आज मैं तुम्हारी मौत का तांडव शुरू कर देता हूँ। और इतना कहने के बाद पता नहीं क्यों लेकिन उस झोपड़ी की दशा अपने आप बदलने लगी। ऐसा लग रहा था कि अब ये झोपड़ी किसी भवन के रूप में बदल रही है। फिर देखते ही देखते वो झोपड़ी किसी मकान में बदल गई और अब एक ऐसा मकान बन गया था जो दिखने में काफी ज्यादा पुराना लग रहा था, जिसकी दीवारों के ऊपर सिर्फ धूल लगी हुई थी और जिसके चारों तरफ मकड़ियों के बड़े बड़े और गहरे गहरे जाले बने हुए थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं किसी पुराने घर में आ पहुंचा हूं। एक सेकंड पहले ही मुझे वो मकान किसी झोपड़ी के रूप में वहां पर नजर आ रहा था, तो अब उसका इस तरह बदल जाना हर किसी को हैरान कर देता। फिर उसके बाद मैं उस मकान के मेन दरवाजे तक जाने लगा और मैं हड़बड़ाते हुए उस मकान से बाहर निकलकर भागने लगा। लेकिन तभी मुझे ऐसा लगा कि मेरे पैरों के अंदर कुछ फंस गया है, इसलिए मैं आगे नहीं जा पा रहा हूँ। फिर जब मैंने अपने पैरों की तरफ नजर घुमाई तो मैंने देखा कि सच में मेरे पैरों के अंदर कुछ फंस गया था। मैंने अपने कदमों को निकालने की बहुत ज्यादा कोशिश की लेकिन मेरे पैर अब निकल ही नहीं रहे थे। मैंने पूरी ताकत लगाई लेकिन जैसे जैसे मैं अपने पैरों को उस चीज के अंदर से निकालने की कोशिश कर रहा था तो वैसे वैसे वो चीज मेरे पैर के अंदर और भी ज्यादा टाइट हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो कोई ऐसी चीज है जो जानवर भी है और पकड़ भी कर सकती है। फिर जैसे मैंने अपने पैर को अपना हाथ लगाया तो मुझे महसूस हुआ कि वो कोई सांप की तरह दिखने वाली चीज थी।
फिर मुझे याद आया कि वो बांडी नाम का एक सांप है जो हमारे पैर को जकड़ लेता है और फिर वो हमारी पूरी ताकत लगाने के बावजूद भी बिल्कुल भी नहीं छोड़ता। और अब तो इस चीज का दर्द भी काफी ज्यादा होने लगा था, इसलिए मैंने आत्मसमर्पण कर दिया और उसके बाद वहीं पर बैठ गया, क्योंकि अब जो आगे होगा वो मैंने कुदरत पर छोड़ दिया था। पैर के अंदर इतनी ज्यादा कशमकश हो गई थी, जैसे लग रहा था कि कुछ देर के बाद ही मेरा पैर अलग हो जाएगा। किसी तरह मैं लंबी लंबी सांस लेने लगा और फिर उसके बाद फिर से मुझे किसी के कदमों की आवाज आने लगी। जैसे जैसे वो कदम मेरी तरफ आ रहे थे तो वैसे ही वैसे उस सांप की पकड़ भी अब कमजोर होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो सांप मुझे इसलिए रोकना चाहता था ताकि वो कोई भी हो वो मेरे करीब तक पहुंच जाए और मैं उस भूत के हाथ लग जाऊं। ये बात तो मैं भी अच्छी तरह जान गया था कि उसके आते ही मेरी जिंदगी पर कहर छा जाएगा, लेकिन इसके अलावा मैं कर भी क्या सकता था। मैं बेबस हो गए वहीं पर बैठा रहा और उसके बाद में मेरे सामने वही आदमी प्रस्तुत हुआ जो एक भयानक प्रेत था। फिर उसके बाद जैसे उस आदमी से मैं अपनी आंखें मिलाने लगा तो मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लगने लगा था। और फिर अचानक ही पता नहीं कहाँ से लेकिन कुछ बहुत जोर का मेरे सर में लगा और एक पल के लिए मुझे अपने सर में बहुत जोर का दर्द हुआ और उस दर्द के साथ ही मेरी आंखों के सामने काला गहरा अंधेरा छाने लगा और तभी मैं बेहोश हो गए वहीं पर नीचे गिर पड़ा। मुझे नहीं पता क्योंकि कुछ देर के लिए मैं बेहोशी की हालत में जा चुका था और थोड़ी देर के बाद जो मैंने अपने आप को देखा तो मैंने पाया कि मैं आसमान की ओर बनी एक छत के नीचे और एक चार दीवारी के अंदर लेटा हुआ था। और ये देखकर मैं हैरान रह गया था कि मैं अभी भी उसी मकान में हूँ। मैं इस बात से बहुत ही अच्छी तरह से रूबरू था कि ये मकान भूतों का अड्डा है और यहाँ पर भूत प्रेत का रहना कोई खास बात नहीं है। फिर उसके बाद मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा और मैं ये उम्मीद लेकर चीख रहा था कि कोई तो होगा जो मेरी मदद की गुहार सुन सके, लेकिन उस सुनसान इलाके में किसी का मौजूद होना पूरी तरह से असंभव था, क्योंकि वो इतना ज़्यादा सुनसान इलाका था कि वहाँ आने से कोई इंसान तो क्या जानवर भी डर जाए। फिर उसके बाद किसी चीज़ ने मेरे पैर के तली के अंदर काटना शुरू कर दिया। इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा था और दर्द के कारण मैं छटपटाने लगा, लेकिन मेरी दर्द भरी दास्तां सुनने वाला भला वहाँ कौन हो सकता था। कुछ देर तक तो ऐसे ही मैं दर्द से तड़पता रहा, लेकिन फिर जो हुआ वो सच में मुझे हैरान कर देने के लायक था, क्योंकि थोड़ी देर के बाद ही जो मुझे अपने ऊपर की ओर छत दिख रही थी उसके अंदर से कीड़े जैसी चीज नीचे गिरने लगी। ऐसा लग रहा था कि अब आसमान से बारिश की जगह पर कुछ अजीब से दिखने वाले कीड़ों की बारिश हो रही है और उन्हें देखकर मुझे ज़्यादा डर भी फील हो रहा था। वो काफ़ी ज़्यादा जानलेवा लग रहे थे और धीरे धीरे मैं जिस जगह पर पड़ा हुआ था तो वो सारे मेरे अगल बगल में फैल गए। अब दहशत के बादल मेरे अगल बगल में कुछ इस तरीके से मंडरा रहे थे कि मैं मौत और जिंदगी के बीच खेल रहा था। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे इस मकान के अंदर एक दर्दनाक मौत मिलने वाली थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैंने किसी का ऐसा क्या बिगाड़ा है जो मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही है। और एक तो इतने दिनों बाद मैं अपने घर आया हूँ और ऊपर से घर आने का ये नतीजा। लेकिन एक ताजुब की बात तो ये भी थी कि मुझे आज से पहले इस जोहड़ के अबाउट इतनी खौफनाक सच्चाई का पता नहीं था। अगर मालूम होता तो फिर मैं भूल कर भी उस चीज के पीछे नहीं भागता। मुझे क्या पता था कि कोई चोर और डाकू की तरह नजर आने वाला मुझे अपने झांसे में फंसाने वाला कोई भूत है। और कुछ देर के बाद ही मुझे अपने पैर में काटने का दर्द तो कम महसूस हुआ, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि धीरे धीरे मेरा शरीर ऊंचाई की ओर जा रहा है। जो छत मुझे पहले थोड़ी दूरी पर नजर आ रही थी अब वो मेरी आंखों से बस कुछ ही दूरी पर थी। उस वक्त मैं कुछ बोल भी नहीं पा रहा था, बस अपनी मौत का मचता हुआ तांडव देख सकता था। मन ही मन में भगवान का नाम जप रहा था और ऊपर से उन कीड़ों ने मुझे हवा में उठाना शुरू कर दिया था। ऐसा लग रहा था कि अब उन कीड़ों की आकृति बढ़ती जा रही है। छत से गिरने वाले वो कीड़े अब और भी ज्यादा विशाल हो गए हैं। तभी उस कमरे के अंदर एक आवाज आने लगी। उस आवाज को सुनकर ऐसा लग रहा था कि कोई माइक में बोल रहा है। आवाज इतनी भयानक थी कि मेरे कानों में एक पल के लिए गूंजने लगी और मेरे कानों में दर्द होने लगा। मैं अपने कानों के आड़े हाथ देने की कोशिश करने लगा, मगर अब मैं ज्यादा देर तक इस भयंकर ध्वनि का सामना नहीं कर पा रहा था। फिर उसके बाद मेरे शरीर का संतुलन बिगड़ने लगा और फिर मैं डगमगाते हुए एकदम से नीचे गिर पड़ा।
मुझे नहीं पता कि इस वक्त मेरे साथ क्या हो रहा था। कभी मेरा शरीर हवा में उड़ जाता तो कभी मेरा शरीर अपने आप ही हवा से नीचे गिर जाता। इस बार मैं इस छत जैसी ऊंचाई से नीचे गिरा था तो मेरे बाएं हाथ में एक बहुत जोरदार मोच आ गई। लेकिन अब जब मैं नीचे गिरा था तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि अब तक सब कुछ नॉर्मल हो गया है। लेकिन उन कीड़ों का नामो निशान तो वहां से मिट चुका था, मगर अब जो आगे होने वाला था वो मेरी सोच से भी परे था। दरअसल उसके बाद एक बार फिर किसी ने मुझे घसीटना शुरू कर दिया और फिर मुझे घसीटते हुए कहीं दूसरे कमरे में लेकर जाने लगा। पहले तो उन कीड़ों का आतंक, और अब मुझे कुछ ऐसा दिखने वाला था जो उन कीड़ों से भी बहुत ज्यादा भयानक था। पहले तो उन कीड़ों ने मेरे शरीर के काफी जगहों पर काट लिया था, लेकिन अब मैं जिस जगह पर पड़ा था वो मेरे आजू बाजू में काफी सारी लाशें पड़ी थी और उन कीड़ों के मुंह के अंदर से छेद बने हुए थे। ऐसा लग रहा था कि किसी ने गरम गरम लोहे की रॉड को उनके मुंह के अंदर घुसा दिया है। अब तो उनका मुंह एकदम काला पड़ गया था और कुछ का शरीर तो एकदम बदबू मार रहा था। उस समय मुझे भी ऐसा लग रहा था कि आने वाला वक्त मेरी भी यही हाल कर देगा, लेकिन किस्मत को आज कुछ और ही मंजूर था। दर्द तो था, लेकिन उसके साथ ही साथ जलन हो रही थी और इस भयंकर जलन के कारण मेरे शरीर का ताप और भी ज्यादा बढ़ गया था। ऊपर से मेरा माथा भी ठनकने लगा था। तभी मेरे कान में एक आवाज आई, लगता है अब तुम्हें एहसास हो रहा है कि एक चोर की जिंदगी को किस तरह से खत्म किया जाता है। इतना सुनते मेरी आंखें चमक गईं और मैंने झट से अपनी आंख खोलकर अपने बाजू में देखा तो इस बार मैंने पाया कि जो आदमी मुझे बुढ़ा नजर आ रहा था, दरअसल वो कोई बुढ़ा आदमी नहीं था, बल्कि वही बंदा था जो मुझे चोर के रूप में नजर आया था। यानी कि उसने छल कपट करके मुझे अपने झांसे में वापस फंसा लिया था और अब मैं बुरी तरह से उसके मकान में फंस गया था। तभी उसने कहा, अभी तुम्हें दर्दनाक मौत मिलने वाली है। अगर तुमने अपने आप को रात के 3 बजे तक बचा लिया तो तुम्हारी जान बच सकती है। इसके अलावा इस पुराने मकान से बचकर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है, और अगर जिंदा बचकर निकलना ही चाहते हो तो तुम्हें अपने एक हाथ को अपने हाथ से काट कर हमें देना होगा, तब हम तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे। उसके इतना कहते मेरा पूरा शरीर सफेद पड़ गया। एक इंसान अपने दूसरे हाथ को अपने ही हाथ से कैसे काट सकता है। तभी उसने बताया कि उसका भी यही हाल हुआ था जब गांव वालों ने उसे चोरी करते हुए देख लिया था और उसे भी अपने एक हाथ से अपने दूसरे हाथ को काटना पड़ा था। और अब वो भी गांव वालों के साथ ऐसा ही करता है। जब भी कोई गांव वाला उसका पीछा करता है तो वो उसे इस मकान के अंदर लेकर आता है और उसके बाद उसके एक हाथ को काट देता है। अगर फिर भी उस गांव वाले के अंदर जान बची रहती है और उसका हौसला नहीं टूटता तो वो उसका दूसरा हाथ भी उखाड़ देता है। ये सुनकर तो मेरा पूरा शरीर सफेद पड़ गया और उसने मेरे शरीर को पहले ही बीन डाला था। ऊपर से उसके ये वचन मुझे और भी ज्यादा डरा रहे थे। तभी मैंने उस आदमी से कहा, लेकिन भाई साहब मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? तो उस आदमी ने कहा, मेरा तो कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन मेरे पीछा करने की जो हिम्मत की है उसका बलिदान तो तुम्हें देना ही होगा। इतना सुनते मेरी आंखें एक बार फिर से चमकने लगी। तभी उसने अपने हाथ में एक चाकू उठाया और मेरे हाथ में थमा दिया और फिर मेरे ऊपर भयानक से देखते बोला, चलो अब अपने हाथ को काट दो। और इतना सुनते मैंने अपनी आंख बंद कर ली और अब मैं बेहोश होने का नाटक करने लगा। मेरे दिमाग ने फिर से अपने घोड़े दौड़ाने शुरू कर दिए थे, क्योंकि मेरे अंदर तो इतनी ज्यादा सहनशीलता नहीं थी कि मैं अपने ही हाथ को अपने दूसरे हाथ से काट दूं। एक तो कड़कड़ाती ठंड का माहौल और ऊपर से उस आदमी के कहे गए वो शब्द मुझे बहुत ही ज्यादा डरा रहे थे। कुछ देर के बाद ही पता नहीं क्यों, लेकिन मेरी आंखों के सामने काला अंधेरा छाने लगा। सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरा दिमाग भी घूमने लगा है। मैं जिस जगह पर पड़ा हूँ वहां की जमीन एकदम गोल गोल चक्कर काट रही है, जिस वजह से मुझे एक बार के लिए अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। और जैसे मैंने दोबारा अपनी आंख खोली तो मुझे अपने सामने वही भयानक कुचला हुआ चेहरा नजर आने लगा। उस चेहरे को अपने सामने देखकर तो मेरी हालत पतली पड़ने लगी। उसका वो मुस्कुराता हुआ चेहरा और भी ज्यादा डरावना लग रहा था। उसके काले काले दांत और उसके हाथों के लंबे लंबे नाखूनों को देखकर ऐसा लग रहा था कि कुछ देर के अंदर ही मैं अपनी मौत का पहला नजारा देख लूंगा। फिर उसने धीरे धीरे अपने नाखून मेरी तरफ बढ़ाने शुरू कर दिए और जैसे वो मुझे मारने के लिए अपना हाथ बढ़ा रहा था कि तभी उस मकान के अंदर किसी के कदमों की आहट आने लगी। इस बार तो ये साफ था कि वो कोई भूत नहीं था, क्योंकि उस भूत के भी हाथ एकदम से रुक गए। डर और खौफ के मारे मेरी एक एक हड्डी कांप रही थी और मेरा पूरा शरीर ठंड के मारे जकड़ चुका था। तभी कोई उस कमरे के अंदर दाखिल हुआ जिस कमरे के अंदर मुझे लेटाया था।
जैसे ही उस कमरे के अंदर कोई पहुंचा तो उसने अपने हाथों को एकदम से वहीं पर रोक लिया और उसके बाद मैंने देखा कि वहां लोगों की एक लंबी कतार लग गई थी। वहां पर कोई एक आदमी नहीं था बल्कि तकरीबन 7 से 8 जने मुझे वहां पर नजर आ रहे थे और शायद वो मेरी जान बचाने के खातिर यहाँ पर हाजिर थे। फिर मैंने उन सभी को ध्यान से देखा तो मैंने पाया कि वास्तव में ये मेरे ही घर वाले थे और मेरे पड़ोस में रहने वाले लोग जो मेरी जान बचाने के खातिर यहाँ पर पहुंच गए थे। शायद वो सभी इस चीज के बारे में जानते थे कि रात में यहाँ पर क्या होता है। जब उन सभी लोगों ने मेरी इस हालत को देखा तो उन्हें भी रोना आ गया था, क्योंकि मैं इतनी बुरी दशा में था कि मेरी मदद करने के लिए जल्द से जल्द हॉस्पिटल की जरूरत थी। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे उठाया और एक गाड़ी में लिटा दिया। शायद आते वक्त वो सभी यहाँ गाड़ी लेकर पहुंचे थे और तुरंत ही मुझे अस्पताल के लिए रिहा कर दिया गया। जब हम अस्पताल में पहुंचे तो मुझे वहां पर तकरीबन 28 दिन के लिए भर्ती रखा गया और फिर 28 दिन के बाद जब मैं सही सलामत अपने घर लौटा तो मैंने पूरी बात अपने घर वालों को बताई। तो उन्होंने बताया कि पहले इस गांव में एक चोर रहता था। वो चोर अपनी दहशत के कारण गांव में जाना जाता था, लेकिन एक दिन गांव के कुछ लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसी के हाथ से उसके एक हाथ को बुरी तरह से कटवा दिया और उस मकान के अंदर उसकी बॉडी को दफना दिया। तब से लेकर वो चोर आज भी इस गांव के अंदर अपनी कयामत के साथ मंडराता है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।